अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो तमाम सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ जो हैं वो भी जो है ना वो परफेक्टली चल रही होंगी और आप लोग अपने सिलेबस को जो है ना वो अच्छी तरह रिवाइज़ भी कर रहे होंगे। पहले कुछ देर के लिए हम पिछला जो प्रीवियस लेक्चर है वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है ना वो एल्गोरिदम्स और फ़्लो चार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने जो लास्ट टाइम जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या है। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना वो उसको फाइंड आउट करना, इस प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर दी जाती है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो आप उसको पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं, उसको आप कह लें कि उसको जो है ना वो उसमें देखते हैं कि भाई इसमें इनपुट्स क्या हैं, इसको आउटपुट्स इसमें से क्या लेनी है, इससे रिज़ल्ट्स क्या लेने हैं, इस पर प्रोसेसिंग क्या होनी है और बेहतर हल इसको यानी इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना, इस सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसके बेस्ट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उसमें सबसे पहले प्रोग्राम है, फिर एल्गोरिदम है और फिर फ़्लो चार्ट है। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों को, तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद जितना मर्ज़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रॉब्लम है या प्रोग्राम है उसको हम बड़ी इजीली तरीके से जो है ना वो हम सॉल्व कर लेते हैं। और एक अच्छा जो प्रोग्रामर है, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जितना अच्छा प्रोग्रामर होगा उसमें उतनी ही बेस्ट स्किल्स होंगी इन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करने की, और वो इस तरीके से स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम और सीडो कोड क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना उसका प्रोसीजर लिखते हैं कि इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है, पहले फर्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो बेहतर ये है कि जो भी प्रोग्राम हमने डेवलप करना है या उसको प्रोग्राम को बनाना है तो उससे पहले जो है ना वो, इससे पहले कि हम उसको डिज़ाइन करें, पहले उसका एल्गोरिदम बनाया जाता है, एल्गोरिदम लिखा जाता है। एल्गोरिदम लिखने से हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमने इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और एल्गोरिदम लिखने के लिए सिंपल इंग्लिश वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है, और जो लैंग्वेज या जो वर्डिंग एल्गोरिदम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम सीडो कोड या सीडो लैंग्वेज कहते हैं। इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिदम की वो ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम हो, जो आपको दिया जाए उसको आप सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में आप कन्वर्ट कर लें, और उसको फिर दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि उसको नंबर वाइज जो है ना उसको ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज कर लें। जौन सा स्टेप पहले करना है या उसके बाद करना है, इस तरह 1 2 3 इस तरह से उसको नंबरिंग कर लें। और इसकी जो एल्गोरिदम की जो वर्डिंग है वो सिंपल और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि एडवांटेजेस में अगर हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो उससे हमारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो टोटल फोकस है और कंसंट्रेशन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आ जाती है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये एक जनरल स्टेप्स हैं। इसके बाद इसको हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये जो एल्गोरिदम है ये जनरल स्टेप्स हैं, ये नहीं है कि इन स्टेप्स को हम सी में तो अप्लाई कर सकते हैं, C++ में नहीं, या विजुअल बेसिक में अप्लाई कर सकते हैं, विजुअल सी में नहीं, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में इन एल्गोरिदम्स को, इन स्टेप्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये तो एक जनरल स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इंस्ट्रक्शंस और कोडिंग जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और तीसरे नंबर पर इसका बेनिफिट हमने डिस्कस किया था कि ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ये चूंकि सिंपल एल्गोरिदम की जो वर्डिंग है और टर्मिनोलॉजी है वो सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग है, यानी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि मसलन दो नंबर्स हैं, उनको उसका एल्गोरिदम हमने लिखना है कि किस तरह से उसको सम करना है, कैलकुलेट करना है और उसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे हमने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्ट और एंड वो हर एल्गोरिदम में आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। यानी स्टार्ट और एंड जो है वो चाहे किसी भी टाइप का एल्गोरिदम हो वो आपने लाजमी लिखना है, लेकिन दरमियान में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या होंगी, चेंज होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट आएगा, उसके बाद चूंकि दो नंबर्स को हमने उस सम करना है तो हम लिखेंगे इनपुट ए, यानी फर्स्ट वैल्यू ए में स्टोर करेंगे, दूसरी वैल्यू बी में स्टोर करेंगे, यानी ए और बी जो है ये वेरिएबल्स हैं, यानी इनको हम वेरिएबल्स कहेंगे। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि ए और बी ही ले, हम फर्स्ट ले सकते हैं वेरिएबल जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू स्टोर की जा सके। इस तरह दूसरा वेरिएबल हम सेकंड ले सकते हैं जिसमें सेकंड वैल्यू स्टोर की जा सके। तो इस तरह से हमने ए और बी ले लिए, इनपुट ए और इनपुट बी। उसके बाद दोनों को हमने चूंकि प्लस करना है तो ए प्लस बी इसका सम आ जाएगा, ये फार्मूला हम लिखेंगे और इन दोनों का जो सम है वो किस में स्टोर होगा, टोटल के अंदर। जिस तरह ए और बी वेरिएबल्स हैं इस तरह टोटल भी वेरिएबल है। तो ए और बी के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको प्लस करके रिज़ल्ट जो है वो टोटल में स्टोर हो जाएगा और हम जब डिस्प्ले टोटल करेंगे तो वो टोटल के अंदर जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसको प्रिंट कर देगा। यानी ये एक जनरल स्टेप है ये इसका ये एल्गोरिदम है कि दो नंबर्स को किस तरह से हमने सम करना है। उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट डिस्कस किया था कि इन्हीं एल्गोरिदम के स्टेप्स को ग्राफिकली तौर पे रिप्रेजेंट करने का नाम जो है वो फ़्लो चार्ट है, क्योंकि फ़्लो चार्ट जो है ये दो वर्ड्स फ़्लो और चार्ट का कम्बिनेशन है, ठीक है ना। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स इस्तेमाल होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करके हम ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह से फ़्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम के स्टेप्स को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको बेहतर तौर पे समझने के लिए जो ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिक्स जो है ना उसके ज़रिए अंडरस्टैंड करना और समझना जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, बजाय दे के उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसको मेंशन करते हैं। तो लिख के रिटन फॉर्म की निस्बत अगर पिक्चर्स के ज़रिए जो है ना वो उसको देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे यूज़र जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए फ़्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिदम्स के स्टेप्स को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने का एक ज़रिया है। और ये इसकी यूजेस हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि ये एल्गोरिदम के स्टेप्स को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ज़रिए एल्गोरिदम के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये प्रोग्राम के फ़्लो को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। इससे हमारी प्रोग्राम को सॉल्व करने की जो लॉजिक है वो इम्प्रूव हो जाती है और हम इसको प्रोग्राम मसलन अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो उस पिक्चर के ज़रिए और सिंबल के ज़रिए हम फ़ौरन उसको हम दोबारा रिव्यू कर सकते हैं और उसमें से एरर्स को रिमूव कर सकते हैं इजीली। ये हमने इसकी यूजेस हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी। उसके बाद इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म यहाँ तक जो है ना वो हमारा प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है। उसके बाद इसी चूँकि फ़्लो चार्ट का भी टॉपिक चल रहा है तो फ़्लो चार्ट के ही टॉपिक को हम आगे जो है ना वो उसको लेके चलते हैं। फ़्लो चार्ट मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स यानी सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है और वो सिम्बल्स के ज़रिए हम एल्गोरिदम के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने में ये हमारे ये सिम्बल्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। जिस तरह से ये आप देखें फ़्लो चार्ट के अंदर ये मुख्तलिफ़ सिम्बल्स हैं, मसलन इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए, यानी जहाँ पे इनपुट का स्टेप है और जहाँ पे आउटपुट का स्टेप है तो उसके लिए ये दो सिम्बल्स, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसके आमने सामने के ज़िले मतवाज़ी हों, मसलन ये इसके बराबर है और ये ज़िला लाइन जो है वो इसके बराबर है, तो ये जो शेप है ये इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल जो है वो इस्तेमाल होता है।
और प्रोसेसिंग यानी जहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द प्रोसेसिंग। यानी ये प्रोसेस हो रहा है, कोई ना कोई कैलकुलेशन हो रही है, तो प्रोसेसिंग के लिए ये रेक्टेंगल का सिंबल जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है ये कंडीशन, जहाँ पे हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं। यानी कंडीशन मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ होती है जिसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हों, या तो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। यानी या वो चीज़ उसकी आंसर जो है या तो उसका ट्रू आ रहा होता है या उसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसा आप कह लें कि ऐसी वैल्यूज़ जिनका आंसर या तो ट्रू आए या फॉल्स आए, ठीक है, उनका आंसर या ट्रू फॉर्म में हो या फॉल्स फॉर्म में हो, तो उसको हम कंडीशन कहते हैं। और कंडीशन को फ्लो चार्ट के अंदर ये डायमंड शेप है, इसको हम डायमंड शेप कहते हैं। इसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल होती है। स्टार्ट और एंड जो है, जो मैंने आपको बताया था कि हर एल्गोरिदम के शुरू में स्टार्ट यूज़ होता है और एंड पे लास्ट में एंड यूज़ होता है। तो स्टार्ट और एंड के लिए ये जो है ना ये ओवल जो है ना ये जो है ना वो ये सिंबल जो है ना वो ओवल ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं। और इसके अलावा ये आप देखें, इनको ये जो एरोज़ हैं इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। यानी ये जो एरोज़ हैं इसको हम कहते हैं राइट एरो, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एरो, ये डाउन एरो है, ये अप एरो है। ये एरोज़ को ये एरोज़ जो है ना बेसिकली डाटा के फ़्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डाटा जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, या इसके ये अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो है ना ये इसको हम फ्लो, चूँकि ये डाटा के फ़्लो को रिप्रेजेंट कर रही हैं एरोज़ जो हैं, इसलिए इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। और ये जो सर्कल है इसको हम कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर जो है ना इसका मुख्तलिफ पर्पज़ है, कई पर्पज़ेज़ हैं इसके। मसलन आप यहाँ पे इस मसलन ये स्लाइड है या आपका एक पेज है, यहाँ पे आप जो है ना वो आप बना रहे हैं उसका फ़्लो चार्ट जो है, तो एंड पे ये पेज आपका ख़त्म हो जाता है। तो अभी उसका आपका फ़्लो चार्ट जो है बाकी है, तो आप एंड पे यहाँ पे ये कनेक्टर लगा के, ये सर्कल लगा के, और अगले पेज पे यहाँ पे वो स्टार्ट पे ये कनेक्टर लगा के, तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि कनेक्टर का मतलब ये है कि ये पेज के एंड पे और अगले पेज के स्टार्ट पे हम इनको सर्कल्स को लगाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अभी फ़्लो चार्ट जो है वो कंटिन्यू है और चल रहा है। तो ये कनेक्टर इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। या हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि दो डिफरेंट डायरेक्शन से, मसलन डाटा राइट साइड से लेफ़्ट साइड से आ रहा है और राइट साइड से आ रहा है और लेफ़्ट साइड से आ रहा है, तो दोनों को डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए, मर्ज करने के लिए एक सिंगल फॉर्म में वो कनेक्टर इस्तेमाल होता है। वो हम आगे इसको एग्जांपल से देखते हैं। बहरहाल ये अभी तक मैंने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स आपके सामने डिस्कस किए हैं कि जो इन सिंबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है जी, बाकी इसको एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मसलन देखें, ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये जो मैंने अभी एल्गोरिदम लिखा था आपका, यानी कि राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द आउटपुट। यानी जो पहले हमने एल्गोरिदम लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स और उनका जो है वो सम करना है, तो इसी चीज़ का एल्गोरिदम भी लिखना है और साथ ही आपने फ़्लो चार्ट भी बनाना है, दोनों को इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले जो एल्गोरिदम हमने बताया था कि स्टार्ट किया, फर्स्ट वैल्यू ए में स्टोर की है, सेकंड वैल्यू बी में स्टोर की है। ए और बी, फर्स्ट वैल्यू ए में है, दूसरी वैल्यू सेकंड वैल्यू बी में है, तो ए और बी दोनों को ऐड किया है तो दोनों वैल्यूज़ प्लस हो गई हैं। और रिज़ल्ट जो है वो उसके लिए क्या ले लिया, टोटल वेरिएबल ले लिए, वो रिज़ल्ट जो है वो टोटल में स्टोर हो रहा है। और जब आपने डिस्प्ले टोटल किया है तो वो टोटल में जो आंसर है वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और लास्ट पे जो है ना वो क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है जी, यानी ये इसका एल्गोरिदम है। अब इसी एल्गोरिदम को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं। अब स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया कि ये ओवल ये इस्तेमाल होती है। ये स्टार्ट है, इसके अंदर ये एरो फ्लो लाइन है, यानी ये डाटा डाउनवर्ड मूव कर रहा है।
और उसके बाद हमने इनपुट ए यानी फर्स्ट वैल्यू ए, अब दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनपुट के लिए हम आमतौर पे इकट्ठा ही सारा लफ्ज़ एक ही सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए अलहदा सिंबल यूज़ करेंगे, इसके लिए अलहदा, तो तब भी ठीक है। लेकिन इकट्ठा जो है ना वो हम इसके लिए एक ही आमतौर पे कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में इसको लिख लेते हैं कि इनपुट ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स ए और बी हैं और दोनों में वैल्यूज़ इनपुट हो रही है। तो इनपुट के लिए मैंने आपको बताया कि ये पैरेललोग्राम इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद फिर नीचे फ्लो लाइंस है, नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब अगला क्या है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं और रिज़ल्ट जो है वो टोटल में स्टोर हो रहा है, यानी ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल। तो a प्लस बी, यहाँ पे टोटल भी आ सकता है, यहाँ पे सम भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये यानी a और b के जो वैल्यूज़ आपने उसको एंटर की हैं उनको वो प्लस करके रिज़ल्ट जो है वो किस में स्टोर करवा रहा है, सम में। यानी यहाँ पे आप जो वेरिएबल देंगे वही वेरिएबल आगे जो है ना उसको आपने प्रिंट करवाना है। उसके बाद फिर एरो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी डाटा फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, और फिर क्या है आपने उस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना है। तो रिज़ल्ट किस में आ रहा है, सम में। तो प्रिंट सम करेंगे तो वो सम के रिज़ल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी रिज़ल्ट होगा उसका सम जो है वो उसको प्रिंट कर देगा। और लास्ट पे एंड के लिए हम दोबारा जो है ना वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड, यानी ये ओवल जो है। तो ये इन्हीं स्टेप्स को ग्राफिकली तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के ये सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, फ़्लो चार्ट। तो उसके बाद ये एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने बता रहा हूँ, देखें ज़रा। इसमें ये है कि वो कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, यानी एक एल्गोरिदम लिखें और फ्लो चार्ट बनाएं, किसका, उस प्रोग्राम का, कि उस प्रोग्राम में आप स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करें और वो प्रोग्राम वो पास डिस्प्ले करे अगर नंबर जो है वो 40 और मोर है। यानी ये कंडीशन वो बता रहा है कि अगर आप स्टूडेंट्स के नंबर इनपुट करें, ठीक है, यानी प्रॉब्लम आपको वो ये दे रहा है कि आप स्टूडेंट के नंबर इनपुट करें, अगर वो नंबर 40 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो पास प्रिंट कर दे, अगर उससे कम है अदरवाइज़ का मतलब है अगर इन अदर केस अगर उससे कम है तो वो फेल प्रिंट कर दे। यानी ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का आपने एल्गोरिदम भी लिखना है और इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है जी। ये पहले एल्गोरिदम है, ये देखें पहले स्टार्ट आएगा, मैंने जिस तरह से बताया कि स्टार्ट आना ही आना है। तो स्टार्ट लिख के फिर आप इनपुट मार्क्स, यानी मार्क्स आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आप स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। ये आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का असूल ये है कि आपका जो वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो मीनिंगफुल और रेलेवेंट होना चाहिए। मसलन आप वैसे ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्क्स में वैल्यू इनपुट करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि इसमें मार्क्स इनपुट हो रहे हैं। रोल, जिस तरह से रोल नंबर को स्टोर करने के लिए रोल नंबर, ठीक है, नेम को स्टोर करने के लिए नेम। तो हमेशा जो वेरिएबल्स हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो चूँकि हम मार्क्स ले रहे हैं तो इसलिए हमने मार्क्स का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने इनपुट करना है मार्क्स को, ठीक है। फिर कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 40 हैं तो प्रिंट क्या वो करे, पास। तो ये हमने एक स्टेप लिख दी है कि अगर नंबर जो हैं वो 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास प्रिंट करे, और अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से लेस हैं तो वो क्या करे, फेल प्रिंट करे और एंड है वो। यानी ये उसमें ये जो प्रॉब्लम हमें दी गई है ये उसके हमने क्या लिख दिए हैं, स्टेप्स, यानी ये एल्गोरिदम लिख दी है। अब इसी को ग्राफिकली तौर पे हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट के लिए पहले क्या आ गया, ये ओवल आ गया, ठीक है, ये डाटा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब इनपुट मार्क्स है, इसके लिए इनपुट हो रहा है और यहाँ पे इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम। तो हम इनपुट मार्क्स लिखेंगे तो ये हमारा ये जो है ना ये इसका मतलब है कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है। उसके बाद ये जो चीज़ है
के इक्वल टू 40 एंड लेस देन 40, ये अब कंडीशन लग रही है। तो कंडीशन, ये हम कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया कि क्या लगेगा, डायमंड सिंबल जो है। तो डायमंड सिंबल के अंदर जो है ना हमने कंडीशन मेंशन कर दी है कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 हैं या 40 से अबव हैं, ठीक है ना, यानी ये कंडीशन लगा दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी अगर ऐसा ही है कि नंबर जो है वो 40 हैं या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो पास प्रिंट कर दे। यानी ये कंडीशन है और ये उसकी ट्रू पॉसिबिलिटी है और ये उसकी फॉल्स पॉसिबिलिटी है। यानी मैंने आपको बताया था कि कंडीशन की दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट होती है, एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो क्या करे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करे। तो ये इस साइड पे उसने तब जाना है, फ्लो करना है जब कंडीशन ट्रू है, और इस साइड पे उसने कब जाना है, जब कंडीशन फॉल्स है। तो मार्क्स अगर 40 हैं या उससे अबव हैं जो हम इनपुट करते हैं, अगर ये ऐसा ट्रू है तो वो क्या करे, पास प्रिंट कर दे, तो वो इस साइड पे जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी 40 से कम है तो फिर वो फेल प्रिंट कर दे, ठीक है ना। यानी या ये होगा या ऐसा फेल प्रिंट करेगा। तो अब इन दोनों साइड पे यानी ये डाटा जो है ना वो हम अब डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन से मर्ज करके इसको हमने एक सिंगल एंड करना है। तो यानी या डाटा इधर से आ रहा है या डाटा इधर से आ रहा है, तो टू डिफरेंट डायरेक्शन से अगर डाटा आ रहा हो तो वो एक सिंगल फॉर्म में मर्ज करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कनेक्टर। मैंने आपको बताया कि कनेक्टर जो है उसकी उसके टू यूजेस हैं। एक तो ये है कि टू डिफरेंट डायरेक्शन से अगर डाटा आ रहा हो तो उसको सिंगल में फॉर्म में मर्ज करना हो तो यहाँ पे हम कनेक्टर लगाएंगे। या दूसरा क्या है कि इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो गया है, अभी फ्लो चार्ट बाकी है, तो यहाँ पे आप एंड पे कनेक्टर लगा के आगे नेक्स्ट पेज पे दोबारा कनेक्टर लगा के उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इसके टू पर्पसेस हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट पे एंड आ गया। तो ये दूसरी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई है जिसमें ये डायमंड सिंबल का जो है ना वो इस्तेमाल है। तो ये टू एग्जांपल्स हैं जिसमें हम जो है ना वो जिसमें हमने डिफरेंट टू एग्जांपल्स देखी हैं, जिसका एल्गोरिदम भी और उसका फ्लो चार्ट जो है वो हमने बनाया। इतना आप अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करें, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।